Good afternoon. First of all, I would like to thank TEDx team, VNIT for just giving me a good chance. और अब हम बात करेंगे कुछ खास चीजों की, कुछ खास टेक्नोलॉजीज की। नाम है ह्यूमन ऑटोबॉट सूट। What is Autobot? Autobot is a combination of automobile plus robots. अगर मैं चाहूं तो मैं कई पिक्चर बना सकता हूं, जैसे हम देखते हैं हॉलीवुड मूवीज में। करीब 2 साल पहले मूवी लॉन्च हुई थी, दैट इज ट्रांसफॉर्मर। मैंने मूवी का नाम बहुत सुना था कि बहुत बढ़िया मूवी है। सिविल मूवीज देखता नहीं, मैं मूवी सुनने के बाद मेरा एक दोस्त कह रहा था यार मुझे अपनी गाड़ी में स्टिकर लगा देता हूँ, कहीं कोई बंदा आए और सोचे कि ये कोई ट्रांसफॉर्मर के रोबोट बन जाए। सोचा कि ये मूवी देखनी चाहिए, कुछ तो भी खास लग रहा है इसमें। मूवी देखी, उसमें ऐसा बताया गया था कि किसी आउटर स्पेस से, किसी और ग्रह से कोई एलियंस आके पृथ्वी पर डेरा जमाते हैं, उनके कोई दुश्मन होते हैं, वो पृथ्वी को बचाने के लिए लड़ाई करते हैं। उनमें से खास ताकत होती है कि वो कुछ ही मिनटों के अंदर एक रोबोट में कन्वर्ट हो सकते हैं और कुछ ही सेकंडों के अंदर वापस एक 4 पहिया गाड़ी में या फिर कोई जेट इंजन में। उनमें एक खास ताकत है। तो मैंने सोचा कि अगर ऐसा पॉसिबल हो सकता है तो हम खुद क्यों नहीं बना सकते? ये सिर्फ इमेजिनेशन क्यों रह सकता है? इसका मैंने तय किया कि मैं इसके पीछे पड़ूंगा, इस चीज को बना के रहूंगा। मैंने काफी लोगों से कंसल्ट किया, सब लोग हंसने लगे, यार 21 साल का लड़का कुछ भी बातें करता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि मशीन यानी एक रोबोट बदल के कार में ट्रांसफॉर्म होगा, या फिर ऐसा एक सूट जो मैं पहनूंगा जिससे मैं कार में ट्रांसफॉर्म होकर ड्राइव कर सकता हूँ, जब मन चाहे तब खड़ा होकर चल भी सकता हूँ। सबने बोला कि इसके लिए कम से कम 100 लोगों की एक टीम चाहिए जो पीएचडी हो हर अलग अलग फील्ड में, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, बायोटेक्नोलॉजी। और सबसे मेन चीज पैसा, कैपिटल, जो कि मेरे पास नहीं था, मगर फिर भी मैंने उसके पीछे पड़ा, बहुत मेहनत की और आखिर मैंने उस चीज को बना ही लिया है। मेरे हर एक प्रोजेक्ट, हर एक वेपन के पीछे एक स्टोरी है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैंने कहा ऑटोबॉट, अगर मैं ये ऑटोबॉट बनाता हूं तो इसका फायदा क्या होगा? आम पब्लिक तो इसे यूज नहीं कर सकती, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस ऑटोबॉट को एक मिलिट्री यूज के लिए यूज करूं। जैसे हम देखते हैं कि इंडिया बहुत तेज तरीके से तरक्की कर रहा है, वो शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। वो लोग आतंकवादी हमले कर रहे हैं, दिल्ली, मुंबई 26/11, ताज होटल, इंडिया गेट, जम्मू एंड कश्मीर, कंटिन्यूअस वॉर्स चल रही है। हम इसे कैसे रोक सकते हैं? हमारे जवानों की जान खतरे में बिना डाले हम कैसे उस जंग को जीत सकते हैं? इसलिए मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। ये एक ऑटोबॉट बेसिकली 4 पार्ट में बना हुआ है। फर्स्ट वन इज वागोबा। यहां कई बंदे मराठी हो गए, राइट? वागोबा का मतलब पता है? जो हिंदी है उनके लिए बताना चाहूंगा, मराठी में शेर को वागोबा बोलते हैं। ये बात तो सबको पता है कि कुत्ते हमेशा झुंड में शिकार करते हैं, सही? और शेर को झुंड की जरूरत नहीं पड़ती, वो अकेले झुंड का अकेला शिकार कर लेता है। तो इसलिए मैंने इस चीज का नाम वागोबा रखा है। ये इस तरह का मेटल स्ट्रक्चर है जिसे हम यानी सूट बोल सकते हैं उसे, जिसे हम पहनने के बाद हम यानी एक तरह से ऑटोबॉट बन गए, ऐसा लग सकता है कि यस मैं ऑटोबॉट हूँ। जब चाहे तब मैं कार में ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ, जब चाहे मैं खड़ा होकर चल सकता हूँ। तो इसे डिजाइन करने के लिए मुझे काफी तकलीफें आई। जैसे सबसे कंफर्टेबल पोजीशन, एक ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन स्ट्रक्चर सबसे कंफर्टेबल पोजीशन में कब रह सकता है? वो कौन सी पोजीशन है जिसमें सबसे कंफर्टेबल हम रह सकते हैं? सबसे पहले मैंने सोचा कि एक ड्राइविंग पोजीशन थोड़ी बेटर रहेगी, मगर फिर ध्यान में आया कि अगर इस पोजीशन में अगर व्हील्स वगैरह इंप्लीमेंट करूं तो हमारी बॉडी को झटके लग के हमें पेन हो सकता है या किसी तरह का स्ट्रेन स्प्रेन वो भी हो सकता है। फिर सोचा अगर मैं थोड़ा सा घुटनों का एंगल चेंज करके एक आरामदायक अगर चेयर पर बैठा हुआ ऐसी अगर स्थिति निर्माण करूं तो हमें एक कंफर्ट भी लगेगा और एरोडायनेमिक्स की हिसाब से वो सही भी होगा। फिर मैंने सोचा कि कम से कम 3 व्हील जरूरी है मेरे इस ऑटोबॉट को चलाने के लिए।
मैक्सिमम कुछ भी हो सकते हैं, मिनिमम 3 तो जरूरी है। तो सोचा कि 2 व्हील्स जो हमारा एंगल है वहां बिल्ड करूं ताकि हमें स्टेबिलिटी मिले और एक ऐसा स्टीयरिंग हम अपने पैरों से उसको डायरेक्शन दे सकते हैं। सेकंड वन, हमें बैक सपोर्ट के लिए किसी चीज की जरूरत थी। अगर मेरे बट्स के नीचे अगर मैं अपना व्हील लगाता तो मुझे झटके लग के मेरे बैक बोन फ्रैक्चर हो सकता था। तो मैंने इस तरह से सूट बनाया हुआ है, ये आपके एंगल्स पे ये ट्विल्स करके आते हैं। इसमें ना ही किसी तरह का मेटल ये होता है, यानी एक मिशेलिन की कंपनी इसने 2-3 साल पहले एक ट्विल करके एक व्हील निकाला था। ट्विल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टायर प्लस व्हील। इसमें आप अगर ठीक से देखो तो ये जो पार्ट है ये एज ए शॉक एब्जॉर्बर्स काम करते हैं। अगर आपका जैसे किसी के पास स्कूटी है, उसका अगर एक व्हील आई कैन से अबाउट 1 kg का है, तो इसका वेट उसके 90% कम यानी ओनली 100 ग्राम का रहेगा। उसके बाद पीछे में ये हब मोटर है। हब मोटर यानी आजकल हम लोग देखते हैं कई जगह पे फॉर एग्जांपल दैट डियो बाइक्स जिसमें कुछ पेट्रोल या डीजल किसी की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली बैटरी ऑपरेटेड होता है वो। उसमें कंट्रोलर होता है जो आपके हब मोटर को ट्रिगर करता है और मोटर रन होती है। इसकी टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी है 300 kg। और अगर हम सरहद पे देखा जाए तो जो बड़े बड़े कैंटर्स होते हैं जिसमें जवानों को पूरा गोला बारूद लेके जाता है, वो अबाउट उसकी कीमत रहती है 40 लाख। और अगर मैं कमर्शियली बनाना चाहूँ तो पर पीस पर फुल स्ट्रक्चर आई विल नीड 50,000 ओनली। और ये बेसिकली जो हब मोटर है, ये हब मोटर काम करते हैं 48 वोल्ट्स पे। तो जैसे भी इसे ट्रिगर करते हैं ये मोटर हमें आगे धकेलती है और हम इस एरोडायनामिक स्ट्रक्चर की वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं इजीली और किसी भी चीज की रुकावट झेले बिना हम इजीली अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जैसे मैंने ये सूट पहना है, मैं यहाँ से वहां जाना है, मुझे यहाँ से वहां तक जाना है, मैं पद करके जा सकता हूँ। और अगर यही मेरा लक्ष्य करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर है, अगर मैं उतना चलूंगा तो थक जाऊंगा, क्योंकि सरहदों पे ऐसे पेड़ छाव ये सब नहीं होता, वहां पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो हम हमारे जवानों की एनर्जी वेस्ट क्यों करें? वेस्ट में वो इस पोजीशन पे आ जाएंगे, अपने बटन ट्रिगर करेंगे और मैक्स 40 किलोमीटर/आवर की स्पीड से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, बिना किसी की एनर्जी वेस्ट किए या फिर बिना किसी तरह का फॉसिल फ्यूल यूज किए या बिना किसी तरह का आवाज किए। आपको ये जो पिक्चर है ये आपको शो करता है कि ये जो आप सूट पहन रहे हो इसका लोड जो है वो कौन से जॉइंट्स के ऊपर आ रहा है। फर्स्ट वन इज द शोल्डर्स, जहां पे हमारा पूरा ये चीज रेस्ट हुई है। हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे भी जब स्कूल में बैग लेके जाते हैं उनका वेट मिनिमम 5 kg होता है, और एक वेल ग्रोन ह्यूमन बीइंग आई कैन से अबव 18 वो 20 किलो तो आराम से झेल सकता है, 20 किलो वजन वो आराम से उठा सकता है। उसके बाद आता है हमारा स्पाइन। ये इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जैसे हम लोग कंधे पर डालते हैं इसे, तो हमारा कंधा सीधा एकदम स्ट्रेट एस शेप में। दिस इज द करेक्ट पोजीशन। इस शेप में ना आपको किसी तरह का परेशानी हो सकती है, ना किसी तरह की स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, ना और भी बीमारी। उसके बाद जो सेकंड बेट आता है हमारे पेल्विस गर्डल्स पे, यहाँ पे, क्योंकि हमारा व्हील नीचे में है, उसमें शॉकअप्स लगे हुए हैं, हमें थोड़े बहुत झटके तो लगने ही है, मगर फिर भी जब हम इस पोजीशन में आते हैं ड्राइविंग पोजीशन में, तो वो टाइम पे सिर्फ 2 जगह पे प्रेशर आता है। फर्स्ट वन इज एंकल्स एंड सेकंड वन इज पेल्विस गर्डल। अब हम चलते हैं हमारे अगले पार्ट की ओर, हीट बी। जैसे मैंने कहा कि मैंने वो सूट पहना है, मुझे दूर जाना है, मैं गया अपने लक्ष्य तक पहुंच गया, मगर बीच में मुझे अगर कहीं पे एक अनब्लास्टेड मिसाइल या फिर एक अनब्लास्टेड एंटी टैंक में मिला तो मैं क्या करूंगा? उसे छोड़ के चला जाऊंगा या साथ लेके जाऊंगा? साथ लेके जा नहीं सकता, क्योंकि वो कभी भी फट सकता है। वहीं पे छोड़ दूंगा, दूसरा कोई कैंटर आएगा हमारे देश का, ब्लास्ट हो जाएगा। तो ऐसी चीजों को ओवरकम करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा तरीका ढूंढ निकाला है। इसके पीछे भी एक कहानी है। मेरे घर के आगे काफी बड़ा गार्डन है और मेरे यहाँ पे फूल वूल सब अच्छे खिलते मिलते हैं, तो हमारा जो माली आता है उसने कुछ फर्टिलाइजर्स लाके रखे थे। ऐसे ही बैठे बैठे मैं देख रहा था कंपोजिशंस कैसे, कौन से केमिकल्स यूज किए। फिर ध्यान में आया कि
इसमें तो ये जो केमिकल है ये हीट बढ़ाने के लिए यूज होता है। फिर घर की सारी चीज छान मारी, किस किस चीजों में ये हमें केमिकल मिलता है, और सारी चीजें निकाली, सोचे इसको मिला के देखूं। गया किचन में, मम्मी ने पूरा किचन साफ किया हुआ था, तवा लिया, और थोड़ा खराब होगा बाद में साफ कर दूंगा, तवा लिया, गैस पे रखा, मैं सारी चीजों को जब मिला रहा था तो पता नहीं गलती से कहां से उसने चिंगारी पकड़ ली, और चिंगारी पकड़ने के बाद कुछ ही सेकंडों के अंदर वहां का टेम्परेचर 3000 डिग्री तक के पहुंच गया। वो तवा पिघल के बर्नर को पूरा चिपक गया। तो जरा डांट तो खानी है, थोड़ी अच्छी तरह से खाएंगे, तो जैसा का वैसा रहने दिया। दूसरा तवा खरीद के लेके आया, गच्ची पे गया यानी टेरेस पे गया, टेरेस पे फिर वही प्रैक्टिकल किया और थर्मोस्टेट से उसके टेम्परेचर गिना, तब जाके मुझे पता चला कि इतने टेम्परेचर में वहां का क्या हाल हुआ होगा। फिर जब पूरा धुआं छटा, फिर ठीक से देखा मैंने तो इतनी हीट की वजह से पूरा पीओपी खराब हो गया था, पूरा जो लकड़ी का जो फेसिंग होता है वो भी पूरा खराब हो गया था। मतलब अगर ये चीज मुझसे अनजाने में बन गई है तो हम इसका इस्तेमाल किसी और जगह में करें जहाँ पे हमें फायदा हो सकता है, नुकसान कम फायदा ज्यादा। तो जैसे ये एंटी टैंक माइन्स और ये मिसाइल्स होते हैं अनब्लास्टेड, इनमें एक्सप्लोसिव डिटोनेटर्स कैपेसिटी से लगी हुई होती है, कई बार वो फटता है, कई बार नहीं फटता है। जैसे पुराने जमाने में एट अ टाइम पे हजारों बम एक साथ गिराया करते थे, कुछ फटते थे कुछ नहीं फटते थे, मगर आज भी किसानों को उससे तकलीफ होती है। जब वो उनका जब हल चलाते हैं एक हाथ डैमेज होकर फट भी सकता है, और ऐसा ऐसे वियतनाम में हुआ भी है। और तो वियतनाम में ऐसे लोगों ने करीब 1.5-2 करोड़ डॉलर खर्च करके ऐसी मशीनें बनाई है जो एंटी टैंक को उड़ा देती है। मगर मुझे बात समझ में नहीं आती, एक छोटी सी चीज को खत्म करने के लिए तुम इतना 1.5-2 करोड़ डॉलर्स में खर्चा कर रहे हो। सिंपल ये 200 ग्राम की चीज बनती है 20 रुपए में, अगर मैं इसे इस्तेमाल करूं, उसके ऊपर रख दूं, एक डिटोनेटर लगा दूं और कहीं दूर जाके ट्रिगर कर दूं, क्या होगा? मैं तो सेफ रहूंगा। बाद में वहां पे जब ट्रिगर करता हूं, उसको ट्रिगर करने के बाद धीरे धीरे उसको जलना चालू होगा। जैसे वो पीक टाइम पे पहुंचेगा उसका टेम्परेचर पहुंच जाएगा अबाउट 3000 डिग्री, और इतने टेम्परेचर में लोहा गल के एक्सप्लोसिव को जला देता है, एक्सप्लोसिव फटता नहीं है। तो उससे हमें फायदा यही होता है कि किसी की जान नहीं जाती है, किसी तरह का आर्थिक नुकसान नहीं होता है और सामाजिक नुकसान भी नहीं हो पाता है। इसी का एक तीसरा पार्ट है डेजर्ट टी। इसके पीछे भी एक कहानी है। मैं जब फाइनल ईयर में था तब एक प्रोजेक्ट बनाया था, मेटल कटिंग यूजिंग ईसन टेक्नोलॉजी। उस प्रोजेक्ट में हम किसी भी तरह के मेटल शीट को बिना टच किए, बिना कोई हॉलिज वेल यूज किए, बिना कोई लेजर यूज किए कट कर सकते हैं। हम एक तरह से जो एटमॉस्फेयर में जो इलेक्ट्रॉन्स है हम देख नहीं सकते, और फिर भी हमें पता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ फ्रीक्वेंसीज है। तो हम मैग्नेट्रॉन को यूज करके उसके एंटीना से एक जो पास का इलेक्ट्रॉन है उसे कैप्चर करते हैं, कैविटी में गोल तब तक गोल घुमाते जब तक कि उसकी स्पीड लाइट स्पीड जितनी नहीं पहुंच जाती। एक बार उसकी स्पीड लाइट स्पीड जितनी पहुंच गई तो उसे एमिटर से एमिट कर देते हैं। अभी आपको भी पता है, आप लोग करीब सबने क्रिकेट खेले होंगे यहाँ पे, राइट? क्रिकेट में जब हम बॉल पकड़ते हैं हाथ ऐसा आता है, अगर आप हाथ स्टेडी रखते हो तो आपको हाथ को बॉल बहुत जोर के लगता है, क्योंकि तो वो टाइम हमारे हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। जितनी छोटी चीज उतनी जोर से लगती है, और जितनी तेज है उतनी और जोर से लगती है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि दुनिया में सबसे तेज स्पीड कौन सी है? लाइट स्पीड 3 to 10⁸ मीटर पर सेकंड। और सबसे छोटी चीज कौन सी है? इलेक्ट्रॉन। अगर हम सबसे छोटी चीज को सबसे तेज स्पीड से इस चीज के ऊपर बम्बार्ड करें तो क्या होगा? मेरा हाथ फ्लेक्सिबल है, इलेक्ट्रॉन आएगा टकराएगा, मेरा हाथ फ्लेक्सिबल है, थोड़ा हिल के वापस सीधा हो जाएगा। ये अगर हमने कुछ कड़क चीज रखी है वो चीज टूट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम सीढ़ी कंसीडर करेंगे। एक सीढ़ी में क्या होता है? प्लास्टिक डिस्क होती है, उसके ऊपर स्प्रे किया रहता है एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड, उसमें इंप्योरिटी होती है एल्यूमिनियम के ऊपर। तो जैसे हम माइक्रोवेव उसके ऊपर बम्बार्ड करते हैं तो प्लास्टिक तो फ्लेक्सिबल है, प्लास्टिक के पास अनअफेक्टेड, बट मेटल कट्स। आप हर तरह का कटिंग ट्राई कीजिए, वेल्डिंग से भी कटिंग होता है जिसमें हम एसिटिक लेजर ऑक्सीजन यूज करते हैं, लेजर कटिंग भी होता है, मगर उसके लिए आपको अबाउट 26,000 वोल्ट प्लस 1100 एम्पियर्स एक लेजर को कटिंग के लिए यूज करने के लिए। तो इतनी हाई पावर यूज करना फिजिबल नहीं होता है। तीसरा जो मशीन्स होती है कटिंग प्लेट्स, वो यूज होते हैं 3 फेज कहने 1 यूनिट 8 रुपए का।
और एक मशीन होती है अबाउट 3 हॉर्स पावर की। अभी आप हिसाब लगा लो कि 1 मिनट में कितना पैसा जाता होगा। उससे सिंपल ये तरीका है, सिंगल फेस पे काम करता है, आपको 1 घंटा का तो सिर्फ 4 रुपया खर्चा आता है। तो मुझे ये लगा कि अच्छा है, अच्छी गरम गरम हवा आ रही है, माइनाट्रॉन में से कुछ नया बनाना चाहिए। तो ताकि ये हीटर वीटर खरीदने से अच्छा है, दिवाली का टाइम था, हीटर खरीदने से अच्छा है कि मैं इसको चलाया करूँ रोज। मैंने एक दो दिन रात तक के उसको ऑन कर दिया, उसमें से रेडिएशन आ रहे थे, मुझे लगा हाँ गर्म हवा आ रही है, रूम गर्म हो रही है, मेरे को मजा आ रहा है, मैं तो मस्त सो रहा हूँ आराम से। मगर कुछ दिनों बाद मुझे फिर कुछ इफेक्ट्स अंदर से आने लगे। मुझे बहुत प्यास लगती थी, मेरा सर दुखने लगता था, मेरी आंखें बंद नहीं हो पा रही थी, पूरी सूज गई थी, मेरा थ्रोट का पूरा स्वेलिंग हो गया था। फिर जब मैंने उसके बारे में डिटेल स्टडी किया तो समझ में आया कि रेडिएशन का असर है। 26/11 में मैंने नागपुर में गवर्नमेंट को चैलेंज किया था कि जो आपने 3 दिन लगाए, मुझे चांस दो तो मैं 3 घंटे में खत्म होकर दिखाता हूँ। कि वो टाइम मेरे पास इतने एडवांस वेपन्स थे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मुझे सिर्फ 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक अगर राउंड सर्कल का होल भी मिल जाए तो मैं वहां अपने प्रोजेक्टिव वेवगाइड लगा के विद इन 5 to 10 मिनट्स उससे अगर 200 स्क्वायर फीट एरिया को एक रेगिस्तान बना दूं। क्योंकि उससे इस तरह का एटमॉस्फेयर तैयार होता है जिससे आपको बहुत प्यास लगती है, तुम्हारा खून अंदर से गर्म होता है। ठीक है, नागपुर में गर्मी 14 डिग्री से टेम्परेचर पहुंचता है, ये हम सबको पता है, मगर ये गर्मी हमारी स्किन टैन होती है। अगर रेगिस्तान में आपकी बॉडी अंदर से गर्म होती है, इसलिए आपको मिराज दिखाई देता है कि हाँ मुझे पानी दिख रहा है, नहीं कुछ और दिखाई देता है जो अपने मन में आपको दिखाई देता है। इसमें आपकी बॉडी को ठंडा करने के लिए आपकी बॉडी खुद पसीना छोड़ना चालू कर देती है। जितना ज्यादा पसीना आता है आपकी बॉडी के उतने मिनरल्स, सॉल्ट्स सब बाहर जाते हैं, उससे आपको होता है डिहाइड्रेशन। और इतना सब कुछ अगर मैं एक 5 मिनट में इतने बड़े रूम में कर दूं तो रूम में जितने भी लोग हैं सब मेरे कंट्रोल में रहेंगे, ना कोई कुछ कर पाएगा, ना कोई बाहर भाग पाएगा। थके हुए पानी पी के भी कितना पानी पियेंगे, आदमी एक लिमिट पर पानी नहीं पी सकता, सही। तो अगर ये उस टाइम यूज किया होता तो आज शायद काफी लोगों की जान बचती थी और वो आगे इसका इस्तेमाल हो सकता है। क्योंकि ये डेजर्ट भी इसका नाम इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि एक तरह से माइक्रोवेव वेपन है जो आज तक किसी कंट्री के पास नहीं है। ना हीट भी किसी के पास है, ना माइक्रोवेव वेपन जो है वो भी किसी के पास है। एक कंट्री ने कहा था कि हमारे पास ऐसी कुछ वेपन्स है जिससे हम लोग सेम प्रोसेस कर सकते हैं, मगर उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था। मगर अगर होता तो डिस्क्लोज किया होता। ऐसा तो है नहीं कि वो लोग शो करेंगे और कोई दूसरी कंपनी या फिर दूसरी कंट्री से बना देगी। या यहाँ आप देख सकते हो कि किस तरीके से काम करता है। इट वर्क्स ओनली ऑन 230 वोल्ट्स एसी। बस इसमें बात एक ही आती है कि इसमें 11,000 वोल्ट का एक ट्रांसफार्मर लगता है जो आपको आउटपुट में डीसी सिग्नल दे। 10,000 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर यूज होता है और एक माइनाट्रॉन यूज होता है। इसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी 2.44 गीगाहर्ट्ज, 2.44 गीगाहर्ट्ज। तो जैसे फ्रीक्वेंसी एक स्पेसिफिक रूम में एंटर करती है, वहां पे जितने भी तरह के मेटल्स हो, ये मैं कह सकता हूँ ये ट्यूबलाइट में होता क्या है, मर्क्यूरी वेपर प्लस एक कॉइल होती है, कॉइल गर्म होती है, हमें लाइट मिलता है। अगर हम उसको सप्लाई दिए बिना कॉइल को गर्म कर दे तो माइक्रोवेव वही काम करता है। सोचो वहां पे वो खिड़की में खड़े होकर AK-47 से गोलियां चला रहे हैं। AK-47 में मेटल है, जैसा माइक्रोवेव उसके ऊपर टकराती है स्पार्किंग होता है। मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में, मगर आज भी अगर मेरे हाथ के पास कहीं पे स्पार्किंग होता है तो मैं चीज छोड़ देता हूँ। वो लोग भी बंदूक छोड़ देंगे। ग्रेनेड के जो क्लिप्स होती है, पिंस, उसके बाद स्पार्किंग होना चालू हो जाएगा, वो लोग उसे भी छू नहीं पाएंगे। रूम के लाइट बंद है, लाइट अपने आप चलने लगेंगे। एक तरह से जब इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर टकराते हैं, आप नेट पर सर्च कर सकते हो, आपको इसका डिटेल और इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स टंगस्टन के कॉइल के ऊपर टकराते हैं, जहां घर्षण हुआ वहां स्पार्क आता है। और ऐसे एक इलेक्ट्रॉन ही हम हजारों इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं एक साथ, लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं, तो टकराते हुए इतना में स्पार्किंग बढ़ जाता है कि वो गैस अपने आप इग्नाइट हो जाता है। अब इस सिचुएशन को देखने के बाद कोई भी आदमी डर जाता है कि यार मैं शांति से खड़ा हूँ, यहाँ पे गोलियां चला रहा हूँ, मेरे बंदूक के ऊपर स्पार्किंग हो रही है, मैं ग्रेनेड फेंक नहीं पा रहा हूँ, क्लिप के ऊपर स्पार्किंग हो रही है, लाइट अपने आप चल रहा है, अपने आप बंद हो रहा है, मेरा मोबाइल खराब हो गया, अजीब अजीब आवाज सुनाई दे रही है, कोई भी डर जाएगा यार। तो
तो इस चीज को इस्तेमाल करके हम काफी जाने बचा सकते हैं, काफी पैसा बचा सकते हैं और बहुत जल्दी काम कर सकते हैं। सुरा, माय थर्ड वेपन, आई कैन से बोथ। मेरी एक फ्रेंड है, सुरभि नाम है उसका, उसे बहुत शौक है गाना गाने का, सिर्फ फ्रेंड है। उसका आवाज तो बेसुरा है, मगर मैं उसको एक बार ऐसे ही कहा था यार तू प्लीज इरिटेट मत किया कर गाना गा के। तो बोली कि नहीं मुझे मेरा गाना फेवरेट है, मैं गाना गाऊंगी ऐसा वैसा। बोले ठीक है, मैंने ऐसे ही मजाक में बोल दिया था, ठीक है मैं एक वेपन बनाऊंगा जो सबको इरिटेट करेगा और उसका नाम मैं तेरा नाम रखूंगा, सुरा। ठीक है, चैलेंज है बोले, ठीक है। फिर ऐसे ही एक बार घर के आगे एक लाइट गई थी, आंखों में लोड शेडिंग वैसे भी होते रहता है। सामने में पार्क है बड़ा सा, काम चालू था, वहाँ बड़े बड़े जेसीबी आके वो मिट्टी वगैरह खोद रहे थे। सोचा लाइट तो है नहीं, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, जाके जेसीबी चला लेता हूँ। वहाँ गया, बंदे को बोला भैया हमको सिखाओ जेसीबी चलाना। पहले बार उसने कहा कि ठीक है, उनका थोड़ा प्यार से चलाई हो। गया, मैंने सीखा, बड़ा मजा है चलाते हुए, मगर उसमें मैं काम कम कर रहा था, मेरे को झटके बहुत ज्यादा लग रहे थे कंटिन्यूसली। क्यों हाइड्रोलिक्स कितने जोर जोर से किसी को टका रहे थे कि मुझे बहुत झटके लग रहे थे। मैं तो कुछ मिनटों में थक गया। बोला भाई तू ही कर, कि मेरे बस की बात नहीं है। मैंने ऐसे उसको मजाक में बोल दिया कि तुम लोग कैसे कर लेते हो यार, दिन भर काम करते हो, तुमको नींद के तुम बॉडी दर्द नहीं होती तुम्हारी, तुम्हें नींद नहीं आती? नहीं हम रोज रात को दवा लेते हैं। बोला ऐसी कौन सी दवा है जो तुम रोज रात को लेके आराम से सो जाते हो? देसी दारू। मैंने सोचा यार तुम बिना दारू के सो नहीं सकते क्या? तो नहीं, बोले दिन भर हमें झटके खाने पड़ते हैं और रात को सर इतना दुखता है, बॉडी इतनी पेन करती है, हम सिंपल सो नहीं सकते, हमें ड्रिंक करना ही पड़ता है। तो मैंने सोचा कि ये बंदे को झटके जो है ये बाहर से अंदर में लग रहे हैं, और अगर मैं चाहूं तो किसी भी पर्सन के बॉडी के अंदर के पार्ट्स को 1 सेकंड में 60 बार हिला दूं। फिजिकली पॉसिबल नहीं है ये, और फिर भी हम इक्विपमेंट्स यूज करके इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपको एक डेमो दिखाना चाहूंगा। अगर किसी को भी थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो अपना हाथ ऊपर उठा लेना, मैं यहाँ से बंद कर दूंगा। ओके, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आप लोग थोड़ा सा फील ले लो इस चीज का, फील। मैं जब तक ये प्ले करते मैं एक ही बात बोलता हूँ, मैंने योगा में डिप्लोमा किया है। हमें बस यही सिखाया गया है कि ओम का उच्चारण करो, ओम से दुनिया चालू होती है, ओम पे दुनिया खत्म होती है। ओम का उच्चारण करोगे आपको एनर्जी मिलेगी। ऐसा क्या है ओम में? हम इंडियन छोड़ो, बाहर के लोग भी ओम का उच्चारण करने लगे। मैंने उस ओम को डिफ्रैगमेंट कर दिया 3 पार्ट्स में, अ, उ और म। सिंपल AUM, और देखा कि इसके उच्चारण से बॉडी में क्या फर्क पड़ता है। जब मैंने अ का उच्चारण किया, पेट में वाइब्रेशंस आए। फिर ध्यान में आया कि यहां से एक नए बच्चे का जन्म होता है, यह है जनरेटर, राइट। उसके बाद ऊ, जब मैंने ऊ का उच्चारण किया, सीने में वाइब्रेशंस आए। आप ट्राई कर सकते हो वैसे भी शायद तो। फिर सोचा कि दिल में वाइब्रेशंस आ रहे हैं, ये हमारे पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, दिस इज ऑपरेटर। और फिर आता है म। जब हम म का उच्चारण करते हैं हमारे ब्रेन में वाइब्रेशंस आते हैं, इसलिए कभी भी आंखें बंद करते हैं हम लोग। फिर सोचा कि ब्रेन में वाइब्रेशंस आ रहे हैं तो ब्रेन क्या करता है? या तो डेवलप करता है या तो डिस्ट्रॉय करता है। तो हम उसे क्या कहेंगे? डेवलपर और डिस्ट्रॉयर। तो ये बहुत ही कम इंटेंसिटी पे हम लोग आपको सिर्फ एक इफेक्ट दिलाने के लिए बता रहे हैं, पूरी इंटेंसिटी में यूज नहीं कर सकता। अंदर से कुछ आवाज मेरा अलग आ रहा था। आप बात करके देखो, आपका आवाज कैसा आ रहा है, बात करके देखो। अंदर से हिल गया ना मुझे। तो मैंने वही सोचा कि जब हम इन 3 चीजों को मिला देते हैं, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर और डेवलपर,
तो क्या बनता है? G-O-D, गॉड। इसलिए हम ओम को भगवान कहते हैं। जब हमें सर दर्द होता है हम कोई दवाई ले लेते हैं, कोई गोली ले लेते हैं, क्रोसिन, सैरिडॉन, ठीक है। डिप्रेशन होता है, कोई गोली ले लेंगे, मगर एक छोटा सा डोज आपके लिए असरदार साबित हो सकता है। अगर डोज की मात्रा बढ़ा दी जाए तो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उसी तरह से मैंने देखा कि ये जो म की फ्रीक्वेंसी है, ये आपके ब्रेन के साथ आपके पूरे बॉडी के अंदर के पार्ट्स को हिला देती है 1 सेकंड में 60 बार। तो मैंने सोचा कि अगर मैंने कंटिन्यूअस बॉडी को अगर ऐसे हिलाया तो बॉडी वैसे थक जाएगी, और बॉडी अगर थक गई तुम्हारा ब्रेन सिग्नल भेजना चालू कर देगा, बॉस थक गए हो, सो जाओ, कुछ नहीं कर पाओगे, सो जाओगे तुम। ऐसे टाइम में हमारे हाथ कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि पूरे सिग्नल ब्रेन से आ रहे हैं। जितना ज्यादा वाइब्रेशन बॉडी उतनी ज्यादा थकनी है। एक एसी में काम करने वाला बंदा और एक जेसीबी पे काम करने वाला बंदा, दोनों में से कौन ज्यादा थकता होगा? जेसीबी चलाने वाला, करेक्ट। एसी में क्या करना है? बैठ के काम हमारे दिमाग का काम होता है, वहां शरीर का काम है। दिमाग थक गया, एक कॉफी पी लो, कैफीन जाएगा, आदमी फ्रेश हो जाएगा। शरीर थक गया, नींद जरूरी है, और कोई चारा नहीं। तो इन चीजों को एक गृहित धरते हुए मैंने ये चीज बनाई है, स्पेशली रॉइड कंट्रोल्स। और आई कैन से जब दंगे फसाद होते हैं या फिर किसी तरह के मोर्चे निकलते हैं, मोर्चा बेकाबू हो गया, पुलिस क्या करेगी? लाठीचार्ज। कुछ लोग वापस घायल होंगे, कुछ लोग फिर से मारे जाएंगे, ब्लैक फाइटिंग करेंगे। पब्लिक गुस्से में आएगी तो पुलिस के ऊपर हमला कर देगी, पुलिस को मारेगी। हम कई बार देख भी चुके हैं सब चीजें। तो सोचा अगर मैं इस तरह की फ्रीक्वेंसी अगर उनके ऊपर बम्बार्ड करता हूँ तो कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। मैंने पूरे टाइम के लिए प्ले नहीं किया क्योंकि आपको थोड़ा अलग फर्क पड़ता था। तो जैसे डेमो दिखाने के लिए कुछ सेकंड की क्लिप प्ले की है। तो जब ये पूरी तरह से बम्बार्ड होता है तो वो टाइम पे वहां पे सोर्स है या डेस्टिनेशन है, वहां से फ्रीक्वेंसी आ रही है, मैं यहाँ पे सुन रहा हूँ। मैं सिंपल खड़ा हूँ, वहां से आवाज आ रहा है, कभी आवाज में ये कान में आ रहा है, कभी ये कान में आ रहा है। यहाँ से बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है, मैं इरिटेट हो रहा हूँ, ये कान में आवाज ही नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी इतनी खास फ्रीक्वेंसी है, ये हर एक एंगल से रिफ्लेक्ट होकर आपके कान में हर एक एंगल से पहुंचती है। जब रिफ्लेक्शन पैच पे एंगल चेंज होता है, कई बार ऐसा होता है कि आपकी पूरी की पूरा जो है फ्रीक्वेंसी का ऑपरेशन यही कान के ऊपर होता है। इसलिए हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सोचने में मजबूर हो जाता है कि यार क्या हो क्या रहा है, ये मेरा दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा है। मैं पहले यहाँ सुन रहा हूँ, यहाँ से आवाज नहीं आ रही है, वहां से आ रही है, वहां दिख रहा हूँ तो यहाँ से आवाज आ रही है। यानी एक तरह से आदमी इरिटेट हो जाता है कि क्या हो रहा है करके। और जो दूसरी फ्रीक्वेंसी जो मैंने मर्ज फ्रीक्वेंसी बताई 60 हर्ट्ज, तो ये फ्रीक्वेंसी पे हमारे कान में फ्लूइड होता है। जब हम गोल गोल बहुत पास घूमते हैं ना, हमें चक्कर आते हैं, राइट? बच्चों ने हमसे गोल गोल घूमे होंगे, चक्कर आते हैं थोड़ी देर के लिए। तो जब वाइब्रेशन फ्लूइड्स होते हैं तो हमारे कान का फ्लूइड भी हिलने लग जाता है। और ये फ्लूइड हिलने की वजह से आंखों में एक तरह से अजीब सा एक बदलाव नजर आता है, जिससे कहते हैं डायरेक्शन ऑफ प्यूपिल्स। अपनी आंखें अपने आप छोटी बड़ी होने लग जाती है 1 सेकंड में 60 बार, और हमारे दिमाग को झेल नहीं पाता। तुम अगर एक छोटे से कंप्यूटर को इतना बड़ा काम दे रहे हो तो वो नहीं कर पाएगा, वो हैंग हो जाएगा। इसी तरह हमारा दिमाग जो है वो हैंग हो जाता है, ये नहीं, ये हैंग हो जाता है, हमारी सोचने की ताकत मर जाती है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा मैं, फिलहाल बहुत प्यास लग रही है, और होप करता हूँ कि आगे जाके गवर्नमेंट इस चीज को खुद के यूज के लिए इस्तेमाल करे। ना ही मैंने अभी इसका पेटेंट नहीं बनाया इसी वजह से कि मैं पेटेंट बनाऊंगा फिर कोई फॉरेनर कंपनी है कि वो मुझे बोलेगी कि आई वांट टू बाय दिस, आई विल गिव रॉयल्टी दिस इज %। नहीं करना मुझे ऐसा। आई एम इंडियन।